नमस्कार। अब टॉपिक है उसी से संबंधित जो झील चल रही थी। हम पढ़ रहे थे पहले खारे पानी की झील, आज है राजस्थान में मीठे पानी की झील। राजस्थान में मीठे पानी की झील। देखिए, मीठे पानी की झील तो है, ठीक है, हम पढ़ेंगे, लेकिन खारे पानी वाली झील में टॉपिक में छोटा सा एक रह गया था। मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको डीडवाना एक तो सांबर बता दी, सांबर ये खारे पानी की बची हुई थी। खारे पानी में एक सांबर बता दी, दूसरी कौन सी है, डीडवाना, और तीसरी चल रही थी अपनी पचभद्रा या पंचभद्रा जो झील है, ये भी खारे पानी की झील है। और ये मैं बता देता हूँ अभी आपको, इसके बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत कम है। ये पचभद्रा है, ये बाड़मेर में, कहाँ पर है, ये बाड़मेर में। इस पर क्या प्रश्न बनता है, देखिए पचभद्रा पर, पचभद्रा का जो प्रश्न बनता है वो एक तो ये बनता है कि इस झील का जो नमक है ना, झील का नमक वो सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम का मतलब सबसे उत्तम, सबसे उच्च क्वालिटी का कहें तो, क्योंकि इसमें 98% है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक की मात्रा है। इस कारण से सबसे उत्तम किस्म का जो नमक है वो कहाँ मिलता है, बाड़मेर में, यानी कि पचभद्रा झील में। अब आप ये आपके दिमाग में बैठता हो कि भाई सांबर में उत्तम किस्म का क्यों नहीं मिलता, डीडवाना में खाद्य क्यों मिलता है, तो बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ नज़दीक है ना। इस प्रकार से यहाँ ये समुद्र नज़दीक है अपने अरब सागर, तो यहाँ से जब वो मानसून आता है तो उससे साथ में, मानसून के साथ में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो धीरे धीरे, क्योंकि बरसात के साथ इसी नज़दीक होने के कारण से यहाँ ज़्यादा मात्रा रहती है, इस कारण से ये सर्वोत्तम है। और यहाँ खारवाल जाति है, खारवाल जो एक जनजाति है, वो मोरली वृक्ष की झाड़ी से, मोरली वृक्ष है, उसकी झाड़ी से नमक तैयार करती है, ठीक है ना। मोरली वृक्ष की झाड़ी से नमक तैयार करती है खारवाल जनजाति। ये परंपरागत नमक तैयार होता है यहाँ, कहने का अर्थ है ये भी राज्य सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के। सिर्फ एक मात्र जो स्थान मैंने बताया सांबर झील, वो अपने भारत सरकार के, यानी हिंदुस्तान कहें तो सांबर साल्ट लिमिटेड के अधीन आता है। बाकी जितनी भी खारे पानी की झीलें, अगर वहाँ नमक बनेगा तो वो उसमें किसका अधिकार होगा, राज्य सरकार का, यानी राजस्थान सरकार का। तो बाड़मेर की पचभद्रा झील के बारे में प्रश्न बस यही बनता है। एक मोस्ट प्रश्न ये बनता है, आपने खूब पढ़ा होगा, जैसे डीडवाना के बारे में पूछते हैं बार बार कि सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना कहाँ है, सोडियम सल्फेट। कई बार ऐसे रह जाता है स्टेट केमिकल बनाने का कारखाना कहाँ है, तो बताएंगे डीडवाना में। ऐसे पूछ ले मैग्नीशियम सल्फेट बनाने का कारखाना कहाँ है, बनाने का कारखाना कहाँ है, तो उत्तर क्या होगा, पचभद्रा बाड़मेर। ध्यान रहे, अब आप कोई भी गाइड पढ़ेंगे, कोई भी ले लो राजस्थान, आपको ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाने का कारखाना नहीं मिलेगा। और जबकि किताब में है, यानी कि अगर आप मतलब जो स्कूली जो कक्षाएं हैं उनकी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। आप ये कहेंगे तो बड़ा पहली बार प्रश्न देखा है, तो ध्यान दें, पहली बार नहीं, वो नॉर्मल है। मैग्नीशियम सल्फेट जो निर्माण करने का कारखाना पचभद्रा बाड़मेर में है, और सोडियम सल्फेट या स्टेट केमिकल कारखाना पूछे तो डीडवाना। खारे पानी की 3 झीलें बता दी। इसके बाद में अगली जो झील है खारे पानी की, वो लूणकरणसर है। लूणकरणसर कहाँ है, बीकानेर में। ये खारे पानी की झील है, सबको पता है, बीकानेर में है। बीकानेर, यहाँ मूंगफली बहुत होती है, राजस्थान का राजकोट कहलाता है। मूंगफली की तुलना की, राजकोट गुजरात में है, वहाँ भी मूंगफली उत्पादन होता है, उत्तम किस्म की मूंगफली उत्पादन होता है यहाँ। अगली खारे पानी की जो झील है वो ताल छापर है। ताल छापर है वो चूरू में। कहाँ है, चूरू में। हालांकि इनसे नमक का उत्पादन नहीं होता, लूणकरणसर से तो बहुत कम होता है, लेकिन ये चूरू में है और खारे पानी की झीलें। इसके अलावा कुचामन है, कुचामन में भी छोटी छोटी जो झीलें हैं, नमक उत्पादन करते हैं क्यारियों के रूप में, तो कुचामन भी खारे पानी की झील है, वो नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। इसके बाद में कावोद झील है, वो जैसलमेर में। ध्यान रहे, जैसलमेर में और भी झील है, बुझ झील है, गड्डीसर तालाब है, वो मीठे पानी की है, लेकिन कावोद झील है ये जैसलमेर में है और ये खारे पानी की झील है।
कावोद झील, जैसलमेर में एकमात्र खारे पानी की झील कावोद। इसके बाद में जोधपुर में है फलोदी। फलोदी जो झील है वो जोधपुर में, कहाँ है? जोधपुर में। कैसी है? खारे पानी की झील है। ठीक। इसके बाद में सीकर में है रेवासा, नाम सुना होगा आपने। रेवासा अंग्रेजों के समय में बहुत अधिक उत्पादन होता था यहाँ पर। रेवासा जो खारे पानी की झील है, ये अपने जीन माता है उस मंदिर के आसपास में, ये रेवासा सीकर में। ठीक है। कोछोर भी सीकर में ही है, कोछोर, ये भी खारे पानी की झील है। बस ये खारे पानी की झीलें। आप देखिए खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? सांभर, डीडवाना, पचभद्रा, उसके बाद में आगे बताया मैंने कावोद जैसलमेर में, लूणकंडसर बीकानेर में, तालछापर चूरू और कुचामन नागौर, इसके बाद में सीकर में रेवासा है, फलोदी जोधपुर में, ये सभी खारे पानी की झीलें। अब बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। तो देखिए मीठे पानी की झीलें खूब है। झील से संबंधित एक प्रश्न आता है, बड़े रोचक प्रश्न आते हैं और सरल होते हैं, तो हम सिर्फ जिलों के आधार पर इस चलेंगे। देखना, फिर से हम एक बार मैप बनाते हैं। ये लीजिए आपका मैप तैयार है राजस्थान का। अब इसमें हम तैयार करेंगे मीठे पानी की झीलें। ध्यान रहे, मीठे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ, वो क्रम वाइज बता रहे हैं हम आपको। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तलवाड़ा झील की। तलवाड़ा झील पूछे तो कहाँ बताओगे आप? ये बताना आपको हनुमानगढ़ में। कहाँ बताना है? हनुमानगढ़ में। बस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा प्रश्न पूछे तलवाड़ा झील कहाँ है तो हनुमानगढ़, एक ही बात। इसके बाद में ये डूंगरपुर है, नाम सुना होगा आपने, खुद डूंगरपुर। ये देखिए डूंगरपुर है। डूंगरपुर में एक झील है जिसका नाम है गैब सागर। क्या नाम है? गैब सागर। बस इतना याद रखना है। डूंगरपुर में कौन सी झील है तो बताएंगे आप? गैब सागर। उसके बाद में देखते हैं आगे, ये बूंदी है। बूंदी है, ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, अंतःस्थल जिला है। 8 जिले जो है, जैसे जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा से स्पर्श नहीं करते, ऐसे ही बूंदी है। देखिए बूंदी में कौन कौन सी झील है? बूंदी में एक तो है जैत सागर, मैं इसीलिए बता रहा हूँ गैब सागर जैत सागर, ये परेशान करने वाली है। गैब सागर डूंगरपुर में, जैत सागर बूंदी में। उसके बाद में बूंदी में एक झील और है जिसका नाम है नवलखा। नवलखा झील कहाँ है? नौलखा भी आ जाता है, सीधा सीधा कई बार नौलखा भी आ जाता है। नौलखा, बात एक ही है, नौलखा या जैत सागर, ये झील दोनों कहाँ है? बूंदी में। उसके बाद में किशोर सागर झील है, किशोर सागर तालाब पूछे, किशोर सागर ये है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। क्लियर। अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो भी आगे झीलें हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, पर मोटी मोटी जो झील है सिर्फ इतनी याद रखना है जिले वाइज। अब जैसे बात करूँ भुज झील, भुज झील है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। आपको बताया था मैंने कांकरे नदी गिरती इसमें भुज झील में। एक गड्डीसर तालाब बताया था मैंने आपको, गड्डीसर तालाब, गड्डीसर तालाब बहुत महत्वपूर्ण है जैसलमेर का, ये भी जैसलमेर में ही है। उसके बाद में एक आगे देखते हैं बीकानेर की बात करते थे। बीकानेर में एक तो मैंने लूणकंडसर झील बताई, वो तो खारे पानी की झील है, लेकिन एक मीठे पानी की भी झील है जिसका नाम है कोलायत। नाम सुना होगा कोलायत। कोलायत एक तहसील भी है। कोलायत में क्या है? कोलायत झील के बारे में देखिए। कोलायत झील वैसे भी पवित्र है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा। ये याद रखना आपको तिथि, कई बार प्रश्न पूछते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मेला एक तो कोलायत झील में भरता है और एक पुष्कर में भरता है, तो दोनों तुलना करेंगे। कोलायत झील है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और यहाँ पर महर्षि कपिल मुनि, कपिल मुनि ये सांख्य दर्शन का प्रवर्तक थे, बहुत प्राचीन कहें तो ऋषि मुनि थे। और महर्षि कपिल मुनि है वो इस रेगिस्तान में अपनी माँ के साथ जा रहे थे, एक बार पानी नहीं था तो उसने कहते हैं उसने अपनी आत्मशक्ति से इसको यहाँ पर एक झील बना दी थी। पानी एक तरह से पानी निकल के आ गया था भूमि से, तो कपिल मुनि की याद में यहाँ पर एक कहें तो स्मृति में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला भरता है। लोग जैसे यहाँ पर एक तरह से कहें तो जब जाते हैं ना अपने धार्मिक यात्रा के लिए, तो यहाँ लोग जाते हैं काफ़ी कार्तिक पूर्णिमा को और दीप दान करते हैं। दीप दान यानी कि उस झील के अंदर दीप जला जला करके छोड़ते हैं।
ठीक है। तो ये है, ये भी एक तरह से कहें तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जब कहते हैं ना कि भी वहाँ इस स्थान की यात्रा करनी चाहिए, जैसे पुष्कर है, हरिद्वार है वगैरह जो भी है, इस प्रकार से कोलाय को एक उत्तम श्रेणी माना गया। इसे रेगिस्तान का दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाय झील को रेगिस्तान का दर्पण, किसको कहते हैं? रेगिस्तान का दर्पण किसको कहते हैं? कोलाय झील। क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं चूरू की। हमने बताई थी चूरू में तो वो तालछापर झील है, वो भी खारे पानी की है। सीकर में कुछ पढ़ना नहीं है। अलवर में देखते हैं, अलवर में एक झील है जिसका नाम है सिलीसेट झील। कौन सी है? सिलीसेट झील। सिलीसेट झील बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ है? अलवर में है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी की याद में बनवाए थे, महाराजा विनय सिंह। तो सिलीसेट झील कहाँ है? तो सीधा बताना आपको, अलवर में। ठीक है ना। किसने बनवाई थी? विनय सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इसके बाद में देखिए बात करते हैं आगे भरतपुर की। तो भरतपुर में है एक झील है जिसका नाम है, एक धौलपुर हो गया, तालाब शाही झील। सुना होगा आपने, तालाब शाही झील। ये कहाँ पर है? ये धौलपुर में। पूछ लें धौलपुर में कौन सी झील है? तो तालाब शाही। और भरतपुर में मोती झील। कौन सी है? मोती झील। बड़ी सुंदर झील है मोती झील। मोती झील है ये भरतपुर में। केवलादेव घाना पक्ष भरण है, उसके लिए पानी है वो आपूर्ति करती है। और मोती झील में क्या पाया जाता है? हरित शैवाल पाया जाता है। ध्यान रहे, मोती झील की बात करूं मैं तो मोती झील के बारे में प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या पाया जाता है? हरित शैवाल। हरित शैवाल, शैवाल पानी में लगता है हरा हरा, देखा होगा आपने। वो हरित शैवाल सर्वाधिक कहाँ, कौन सी झील में पाया जाता है? तो हरित शैवाल सर्वाधिक आपको बताया ना, तो उत्तर हो जाएगा मोती झील, भरतपुर। ठीक है ना। हरित शैवाल समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में जो अन्य जो झीलें बच गई उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम डिटेल में लेते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी झीलें तो समझ में आ गया होगा आपको ये झील कौन सी कहाँ है। तो डिटेल वाली देखते हैं हम, जो बच गई हैं वो देखते हैं। फिर से एक बार नक्शा बनाते हैं क्योंकि ये अब आपके ज़्यादा भर गया है तो समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें जो डिटेल में पढ़ने वाली हैं, जैसे अभी एक गलता झील है। गलता झील है, जयपुर में है। इसे राजस्थान का मंकी वैली कहते हैं। मंकी वैली, मंकी वैली मतलब यहाँ इस घाटी एक तरह से यहाँ पर बंदर रहते हैं, बंदरों का एक तरह से यहाँ जमावड़ा रहता है। गालब ऋषि की तपोभूमि है। गालब ऋषि, गालब ऋषि जैसे में ना कपिल मुनि ऋषि कोलाय, ऐसे गालब ऋषि गलता। ठीक है। बात करते हैं हम आगे। तो ये तो जयपुर वाली होगी। अब बात करते हैं अपने जो मुख्य जो डिटेल में पढ़ने वाली जो झीलें हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिरोही जिले में। ये सिरोही मान लीजिए आप। सिरोही में एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। क्या नाम है? नक्की। नक्की झील है। वो पूछे कौन से जिले में? तो सिरोही जिले में। कहाँ है? तो माउंट आबू में। माउंट आबू। नक्की झील का है? माउंट आबू। ध्यान रहे, माउंट आबू सबसे ऊंचा स्थल है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्यटन शहर कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू पर जब झील है तो सबसे ऊंची यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा नक्की झील। लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर है। लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर, अर्थात सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। सर्वाधिक ऊंची झील कहते भले ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, ऊंचाई पर। और दूसरा सबसे गहरी झील, ये भी ध्यान रखना, सबसे गहरी झील। देखो सबसे गहरा स्थान है ना, निचला स्थान वो तो सांभर हो जाएगा। सबसे गहरा स्थान, निम्न स्थान, सबसे ऊंचा माउंट आबू हो गया, गुरु शिखर। लेकिन सबसे गहरी झील है ना, गहराई का अगर हमें पता नहीं पूरा कितनी गहरी है, लेकिन सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? नक्की झील। और नक्की नाम क्यों पड़ा? ये नाखूनों से खोदी गई है। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी झील है वो नाखूनों से खोदी गई, नाखून।
और नाखून व्यक्ति ने नहीं खोदी, ये भगवान ने देवताओं ने खोद दिए। तो ये किंवदंती है, किंवदंती मतलब दांतों से सुनी सुनाई कहानी एक तरह से कि भाई कौन सी झील राजस्थान की ऐसी जो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद दी है। तो ये है नक की झील, और ये नाखूनों से देवताओं ने खोदी, ठीक है ना, देवताओं द्वारा निर्मित, देवताओं द्वारा निर्मित। देवताओं द्वारा निर्मित का मतलब देवताओं के नाखूनों से निर्मित है ये नक की झील। और नक की झील ग्रास से जनजाति है, ये उसकी पवित्र झील एक तरह से कहें तो। और ये पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत मतलब अच्छी है। ध्यान रहे, ये सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में ये झील जम जाती है। ध्यान रहे, जम जाती है, जमना बर्फ बन जाती है, बर्फ की पपड़ी आ जाती है ऊपर, बहुत कम तापमान हो जाता है, -डिग्री चला जाता है। तो कौन सी झील सर्दियों में जम जाती है, तो उत्तर हो जाएगा नक की झील। नक की झील का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपने नक की झील के पास में ही, सिरोही के पास में राजसमंद है। तो राजसमंद की बात करते हैं। राजसमंद में कौन सी झील है, तो ध्यान रहे, राजसमंद में राजसमंदी झील है। राजसमंद जिले के ऊपर नाम पर, खुद के जिले पर सीधा ही नाम है। राजसमंद झील कहाँ है, तो राजसमंद झील है, वो मीठे पानी की झील है, राजसमंद में ही है। राजसमंद बात करते हैं राजसमंद झील की। एक बात पहली प्रश्न तो ये है, राजसमंद झील है, ये ध्यान रहे, ये धनुष आकृति की, कैसी है, धनुष आकृति, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। और ये गोमती नदी पर है, गोमती नदी है, उसके पानी को रोक करके इस झील का निर्माण किया गया, राजसमंद झील का। और निर्माता कौन है, निर्माता शासक है महाराणा राज सिंह, मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह, जिसने कभी औरंगजेब को टक्कर दी थी। औरंगजेब से भी निड़ रहा था, औरंगजेब पूरे प्रयास कर लिए थे औरंगजेब ने, लेकिन औरंगजेब को पूरी टक्कर देने वाला कौन था, राज सिंह। और ध्यान है, राज सिंह का शासनकाल जो था ये था 1652 से 1680 तक। तो इसमें इस झील के बारे में ज़्यादातर डेट ही पूछते हैं। पहली बात तो किसने बनवाई, महाराणा राज सिंह ने। डेट कब बनवाई, तो ये ध्यान रहे, या तो 1662 आता है एक, या तो ये ऑप्शन आएगा, या 1665 आएगा ऑप्शन में, या 1676 आएगा, या 1680 आएगा। ये सभी आए हुए हैं डेट में, अलग अलग आए, लेकिन एक साथ कभी नहीं आए। कभी टीचर्स भर्ती में कभी 1680 भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, कभी पुलिस में 1665 आया हुआ है, कभी 76 भी आया हुआ है। सारी डेटें सही है, क्योंकि एक साल में नहीं बनती, बहुत लंबे समय लग जाता है इतनी लंबी झील बनाने में। तो ध्यान रहे, कहें तो 1662 में निर्माण शुरू हुआ, 76 में इसका पूर्ण हो गया। तो लगभग माने तो दो डेट सही है, 76 और 62, फिर भी ना कभी भी साथ नहीं है, ये ध्यान रख लेना। 52 से 80 के बीच में इसका निर्माण हुआ। एक डेट कोई भी आए 1652 से वो 80 के बीच में वो सही कर देना, ठीक है। ये डेट पूछते हैं इसमें महाराणा राज सिंह द्वारा। और ध्यान रहे, ये जो झील है, इस झील के किनारे जब इस झील का नींव रखी गई थी, तो ध्यान रहे, यहाँ एक माता ने रखी थी, जिसका नाम था घेवर माता। घेवर माता यानी घेवर एक बाई थी, यानी एक लड़की थी, उसकी सगाई हो गई थी, लेकिन उसकी शादी होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वो कहें तो कुंवारी ही यहाँ पर सती हो गई थी। तो घेवर माता का जो मठ है, मंदिर है, कहें तो मठ कहें, चबूतरा कहें, चबूतरा मठ मंदिर, ये कौन से कहें तो झील के किनारे है, तो बताएंगे राजसमंद झील के किनारे। और राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, उसी ने इसकी नींव रखी थी, बनवाया था किसने, महाराणा राज सिंह ने। इसके अलावा राजसमंद झील के बारे में अन्य जो प्रश्न हैं और भी बनते हैं। एक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज है विश्व युद्ध, अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे भारत पर, तो अंग्रेजों ने इस राजसमंद झील को एयरबेस के रूप में काम में लिया था, एयरबेस के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध, कि जब भी दूसरे देश से युद्ध करके आ रही है एयरप्लेन और अचानक उसको उतारना है, मान लीजिए हवाई पट्टी नहीं है, तो इस झील में उतार देंगे। तो ये एयरबेस के रूप में काम ली गई झील कौन सी थी, ये है राजसमंद झील। राजसमंद झील के बारे में और भी प्रश्न बनते हैं, देखिए कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए राजसमंद झील है, इसका उत्तरी भाग है, कौन सी दिशा, उत्तरी दिशा, उत्तरी भाग है, उत्तर दक्षिण जो भी मान लीजिए चारों भाग है। तो उत्तरी भाग है, वहाँ पर यानी कि पक्का निर्माण कर रखा है, यानी शिलालेखों से, यानी कहें तो ये जो संगमरमर है इस टाइप में पत्थर लगा रखे हैं उसके ऊपर, तो ये शिलाओं से निर्मित है उत्तरी भाग। और ये 25 शिलाओं से निर्मित है, 25 शिला लगा रखी है, उस पर लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ तो शिलालेख हो गए, जब शिलाओं पर लिखेंगे तो शिलालेख, तो 25 शिलाओं पर एक लेख लिखा हुआ है। ध्यान, उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नौ चौकी पाल।
अब 9 चौकी पाल क्यों बोलते हैं? 9 चौकी पाल इसलिए बोलते हैं, देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 होगी। ये 9 पैड़ियाँ एक साथ, फिर गैप लग गया, फिर 1 2 3 4 और गहराई में जाएंगे तो 9 इस प्रकार से, ऐसे 9 का ये जोड़ा बना रखा है। ऐसे ही ये एक हो गया 9 टाइप में, 1 2 3, एक पहला हब हो गया, फिर दूसरा, फिर इस प्रकार से 9 हब ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे ही बराबर में भी 9 ही है, जैसे एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 1 2, इस प्रकार से कहें तो ऐसे ही 1 2 3 4, ऐसे 9 हब हो गए पूरे, ठीक है ना। 9 पैड़ियों के 9 अलग हब है अलग से, और ऐसे नीचे गहराई में जाएंगे तो भी 9 मिलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 9 चौकी पाल। इस 9 चौकी पाल पर 25 शिलाओं पर लेख लिखा हुआ है, और वो लेख लिखने वाला था रणछोड़ भट्ट। कौन था? रणछोड़ भट्ट। ये रणछोड़ भट्ट था, ये चारण और भाट पहले राजा महाराजाओं की वंशावली लिखा करते थे, तो ये भाट था एक तरह से, रणछोड़ भट्ट। ये संस्कृत में, इसने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में पूरा का पूरा महाराणा राज सिंह कहें तो मेवाड़ का इतिहास लिख दिया इसने। तो कहें तो ये मेवाड़ का इतिहास है, किसके शासनकाल में लिखा? तो ये लिखा महाराणा राज सिंह के शासनकाल में, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संस्कृत में जो 25 शिलाओं पर जो लेख लिखा हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया राज सिंह प्रशस्ति। क्या नाम पड़ गया? राज सिंह प्रशस्ति। पूछे कि राज सिंह प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट ने लिखी। कब लिखी? 1576 में लिखी। ध्यान रहे, ये डेट आएगी 1552 से लेकर के 80 के बीच में उसका शासन था। और फिर उसके बाद मतलब पूछे ये कहाँ है? तो 9 चौकी पाल पर लिखी हुई है। कौन सी झील के किनारे? तो राजसमंद झील के किनारे। पूरा मेवाड़ का इतिहास का वर्णन मिलता है महाराणा राज सिंह तक का, उसको 9 चौकी पाल बोलते हैं। तो ये आपके मेरे हिसाब से समझ में आगे होगी। ये इस प्रकार से राजसमंद झील है, ये राजसमंद शहर की एक जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि उसको पानी की आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से ये राजसमंद झील के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करता हूँ अगली झील के बारे में। देखिए मोटी मोटी झीलें हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना जरूरी, क्योंकि उनके बारे में डिटेल में प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में बता रहा हूँ। जो बिल्कुल सीधा जिला पूछते हैं तो जिले में बता रहा हूँ। तो देखिए अगला है, बात करते हैं अगली झील की। तो अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में 2 झीलें पड़ेंगे, तो पुष्कर और एक पढ़ेंगे आना सागर। 2 पढ़ेंगे, आना सागर। आना सागर बेटा बदमाशी नहीं। पुष्कर झील की बात करूं तो देखिए पुष्कर झील है, ये कहां पर है? पुष्कर अजमेर में, अजमेर में है। दूसरी बात है इसका उपनाम है कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ या तीर्थों का मामा कहना चाहिए, तीर्थों का मामा। किसको कहते हैं? पुष्कर। पुष्कर को ध्यान रहे गुलाब नगरी भी कहते हैं, गुलाब की खेती बहुत अधिक होती है। दूसरा इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये ध्यान रखना, डेट बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में भरता है, कोलायत कार्तिक पूर्णिमा, और पुष्कर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। लेकिन ये सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। पशु मेला है पुष्कर मेला। यहाँ पर ऊँटों का कहें तो विशेष रूप से जो बैल वगैरह हैं इनका मेला भरता है। तो ये विदेशी सबसे ज़्यादा इसी मेले में आते हैं। विदेशी मेहमान सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस मेले में आते हैं? इसी मेले। तो यहाँ अलग अलग प्रतियोगिता करवाई जाती है, जैसे नाच गान है, अलग अलग प्रकार के नृत्य है, गुलाबों ने जो कालबेलिया नृत्य करती है वो है, इस प्रकार से कोई मूछ प्रतियोगिता वगैरह है ना। तो इस प्रकार से कोई रस्सा कस्सी है, विदेशी महिलाएं एक तरफ लग जाती है रस्से के, एक तरफ हिंदुस्तानी महिलाएं, तो उसमें जो जीतती हैं ना, तो इस प्रकार से वो एक तरह से माहौल ऐसा हो जाता है जैसे मतलब मनोरंजन टाइप का। तो कहें तो पुष्कर झील के बारे में अगला प्रश्न है वो ये है कि इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कौन सी झील के किनारे है? तो पुष्कर झील के किनारे। कहते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से यहाँ पर कोई पुष्प गिरा था, पुष्कर नाम पड़ गया और यहाँ एक झील बन गई। और ध्यान रहे इसमें जो 52 घाट, कितने घाट हैं? 52 घाट है। तो यहाँ पर एक महारानी आई थी, महारानी मेरी, कहीं तो ब्रिटिश महारानी मेरी आई थी, और वो भी यहाँ नहाई थी। तो जहाँ नहाई वो महिला नहाई, तो उसको महिला घाट कहने लगी। और उस महिला घाट में उसके बाद में वहाँ पर जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ गांधी जी की अस्थियाँ
विसर्जित कर दी, ठीक है ना, महिला घाट में। तो क्योंकि कमजोर था और वो मतलब कहें तो इस क्षेत्र में ना वो गांधी जी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण इसका नाम गांधी घाट हो गया। क्या हो गया? गांधी घाट। अब अगला बात करें इसमें पुष्कर झील से संबंधित प्रश्न। तो पुष्कर झील में एक नाग घाट भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ ये जो सन्यासी लोग हैं वो नहाते हैं। नाग वास्तव में वहाँ पर सांप नाग होते हैं। नाग घाट भी वहाँ का प्रसिद्ध है। तो कहें तो ये अजमेर का पुष्कर झील है, ये आपके समझ में आ गए। ये प्रश्न बनते हैं पुष्कर झील के बारे में। अब बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। आना सागर झील है ये अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये बांडी नदी का पानी आता है इसमें। कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी का, ये ध्यान रख लेना। बांडी नदी का पानी आता है किसमें? आना सागर झील में। अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था, अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान ने 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये डेट याद रख लेना, 1137। किसने? अर्णोराज चौहान ने, ठीक है। तो ये अर्णोराज चौहान के बारे में बात करें तो ये बहुत सुंदर झील है ना। अर्णोराज चौहान ने झील का निर्माण करवाया, बहुत सुंदर झील है, ध्यान रहे। इसकी सुंदरता और भी बढ़ा दी गई बाद में। कैसे बढ़ाएगी? देखो, अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया, लेकिन इस झील के जो नीचे है ना, ये यहाँ पर पक्की संगमरमर से 12 दरी यानी संगमरमर से एक कहें तो दरवाजे बनवा दिए और संगमरमर से इसको पूरी पक्की है ना पहाड़ को ये बंधवा दी। ये बनवाई थी शाहजहां ने। प्रश्न आता है कि आना सागर झील के जो पहाड़ पर 12 दरी का निर्माण किसने करवाया? तो 12 दरी का निर्माण कराया शाहजहां ने। और इसके नीचे इन्हें बाग लगवा दिया, बाग लगवाया, उसका नाम था दौलत बाग। दौलत बाग, ये बाग लगवाया था किसने? ये लगवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने बाग लगवाया था। और इस दौलत बाग में गुलाब के बाग लगवाए थे। यहाँ पर गुलाब का बाग लगाया, बहुत सुंदर था, ये पार्क था। अब इसका नाम सुभाष उद्यान नाम रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आज़ादी के बाद में इसका नाम सुभाष चंद्र बोस उद्यान कर दिया, ठीक है ना। सुभाष उद्यान किस झील के किनारे है? तो आना सागर। पहले वास्तव में इसका नाम क्या था? दौलत बाग। दौलत बाग किसने लगवाया था? जहांगीर ने। तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूर मतलब सुंदरता, जहां मतलब संसार की सुंदरता। नूरजहां है, उसकी माता थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, उसने यहाँ गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था पहली बार। इत्र जानते हो? सेंट किसने बनाया? अस्मत बेगम ने। लेकिन उसका प्रचार जैसे टीवी पर करती ना, जो अभिनेत्रियां करती हैं, एक्टिंग करती है कोई, ये फलाना बहुत अच्छा साबुन है, इस प्रकार से इसको नहाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, इस प्रकार से ना। तो ऐसे नूरजहां ने इस इत्र का प्रचार किया। उसके बाद में इत्र लगाने लगे। आज लोग देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, वो भी इत्र लगा के आते हैं, सेंट लगा के आते हैं। हम बोलते हैं कई बार, यार स्कूल के अंदर तुम ये सेंट लगा कर क्यों? बोले सर हमारे पास है, आपके पास नहीं है, आप लगा के आया करो। तो हमारे कई बार कपड़ों पर छिड़क देते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि गलत बात है, आप मत लाया करो, यहाँ भूतनियाँ पीछा हो जाएंगे, पीछे कर लेंगे आपका। तो ये इत्र है, इसका निर्माण किसने किया था? अस्मत बेगम ने। और इसका प्रचार किसने किया? नूरजहां ने। तो इसी प्रकार से बस आना सागर झील पर तो ये प्रश्न आते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब बात अपने जो झील बच गई वो सिर्फ उदयपुर की बच गई। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। तो वो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, अब उदयपुर में जो बच गई झीलें 3, उनको पढ़ेंगे, उन पर प्रश्न आता ही आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो फिर से बात करते हैं, छोटा सा नक्शा बनाते हैं। ये मान लीजिए उदयपुर, क्या है? उदयपुर में, उदयपुर को आपको पता है झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक सिटी, झीलों की नगरी। अगर यहाँ की झील नहीं पड़ी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ कौन कौन सी झील पढ़ेंगे? तो जयसमंद पढ़ेंगे। कौन सी? जयसमंद झील। दूसरी पढ़ेंगे हम यहाँ पर फतेह सागर झील, फतेह सागर। और तीसरी पढ़ेंगे पिछोला झील, पिछोला झील। और भी है, स्वरूप सागर भी है, लेकिन उनको नहीं पढ़ेंगे। बस जना सागर भी है, जना सागर भी उदयपुर में है। जैना सागर, बात करता हूँ, जना सागर, स्वरूप सागर, सिर्फ 3 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं जयसमंद झील। कहाँ है? उदयपुर में।
कौन सी नदी किनारे है? गोमती नदी। गोमती नदी का पानी रोक करके इसका निर्माण किया गया। गोमती नदी के किनारे इसको बनाया गया था। किसने? महाराणा जय सिंह ने। नाम से स्पष्ट है, महाराणा जय सिंह द्वारा निर्मित। ठीक है। इसके बाद में जैसलमेर झील की बात करूं तो ध्यान रहे, ये अपने किताबों में लिखा हुआ एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उत्तर होगा जैसलमेर झील। ये प्रश्न बार बार आता है, किताबों में लिखा हुआ है। वैसे एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील नहीं है, इससे बड़ी तो गोविंद सागर झील है, भारत में ही है। एशिया तो छोड़िए, आप भारत में मिल जाएगी आपको, जो सतलज नदी के किनारे है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जैसे किताब में लिखा वैसे वैसे प्रश्न बना देते हैं, फिर आप सोचते हैं ये क्या हो गए। ध्यान रहिए, रखना है, याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जैसलमेर झील। इसका उपनाम बात करें, उपनाम ये भी बार बार आता है, तो डेबर झील है। डेबर झील किसका उपनाम है? तो जैसलमेर झील का। इसमें 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू। सबसे बड़ा है वो है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा इसका नाम है। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा है वो है प्यारी। इस प्रकार से इसमें जनजातियां रहती हैं। ये प्यारी और प्यारी सबसे छोटा टापू है, और सबसे बड़ा टापू कौन सा? बाबा का भांगड़ा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, एक रूठी रानी है, रूठी रानी, उसका चित्रित महल यहाँ पर मिल जाएगा। चित्रित महल, ठीक है। रूठी रानी जैसलमेर की थी और ये अपने जोधपुर का शासक था। उसके विवाह हुआ था उसके साथ, तो जोधपुर का जो शासक है उससे रूठ गई थी और उसके रूठने के कारण से अजमेर चली गई। अजमेर के बाद में उदयपुर भी गई, तो इसके नाम से रूठी रानी का चित्रित महल है वहाँ। तो समझ में आ गया इस प्रकार से। अगला जो प्रश्न बात करें तो बात करते हैं फतेह सागर झील। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है, महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। वैसे तो सज्जन सिंह नाम आता है, लेकिन महाराणा फतेह सिंह ने इसका वास्तव में निर्माण करवाया। फतेह सिंह ने निर्माण, और इसकी नींव जो रखी थी वो अंग्रेज चार्ल्स कहें तो राजकुमार था, ड्यूक ऑफ कनॉट। ये अंग्रेज राजकुमार था, उसने इसकी नींव रखी। ठीक है। फतेह सागर झील है, इसके बीच में, झील के बीच में और जवाहर उद्यान है, बड़ा सुंदर है, देखा हुआ मेरा। और इसके बाद में यहीं पर एक मास्ट नाम की दूरबीन है। क्या है? दूरबीन है। ठीक है। मास्ट नाम की दूरबीन है जो सौर ऊर्जा से चलती है, सूर्य की ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से संचालित है। तो सौर ऊर्जा से संचालित सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो कौन सी है? मास्ट कौन सी झील में है? फतेह सागर झील में। सबसे बड़ी है, ध्यान रहे, सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी बिजली है वो सूर्य से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये भी एक पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील के किनारे ये सहेलियों की बाड़ी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। यानी कि महाराणा जो राजा महाराजा होते थे, उनकी जो पत्नियां होती थी, उनकी सहेलियां हैं, वो यहाँ खेलने आया करती थी उनकी रानियों के साथ। तो सहेलियों की बाड़ी है वो फतेह सागर झील के किनारे ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगली बात करते हैं पिछोला झील। लास्ट है पिछोला झील, बड़ी महत्वपूर्ण है पिछोला झील। प्रश्न आता है सबसे पहले है कहाँ? तो बताएंगे उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। निर्माता, तो निर्माता इसका शासक है महाराणा लाखा। कौन है? महाराणा लाखा। लाखा नहीं आया तो लक्ष्य सिंह आएगा, लक्ष्य सिंह। कभी लाखा ढूंढते रहो आप। महाराणा लाखा ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया था? 14वीं शताब्दी में करवाया था। ध्यान रखिए, 14वीं शताब्दी में। ये शताब्दी कई बार पूछा जाता है, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और महाराणा लाखा है, इसका एक बंजारा था। कौन था? बंजारा।
बंजारे बहुत पैसे वाले होते हैं, बढ़िया कौम के होते हैं, बहुत अधिक पैसे वाले। वो मतलब अपने जैसे परिवार का अगर कोई दिवंगत हो जाता है या अपने कोई उनका जैसे घोड़ा गधा या बैल वगैरह वो दिवंगत, उसकी याद में बहुत बड़े बड़े काम करवा देते हैं। तो बंजारा है, उसका एक बैल, एक पिच्छू नाम का बंजारा था। कौन था? पिच्छू नाम का बंजारा, ठीक है ना। उसका एक बैल खत्म हो गया था, बैल। उस बैल की याद में उसने इस झील का निर्माण कर दिया था, अर्थात बनवाने में उसका पूरा सहयोग था। वैसे शासक तो कौन सा आएगा? लाखा, और नाम पूछे तो पिच्छू बंजारा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनता है दूध तलाई। दूध बावड़ी तो है माउंट आबू में, दूध तलाई इसी झील के किनारे, किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे है, ठीक है ना, उदयपुर में झील के किनारे क्या है? दूध तलाई। इसके बाद में अगला पिछोला झील पर अगला प्रश्न क्या बनता है, देखिए। एक यहाँ पर गल की नटनी का चबूतरा, एक नटनी थी, नटनी का चबूतरा या गल की नटनी, इसका पूरा नाम है गल की नटनी का चबूतरा। शिव महाराणा लाखा ने बनवाया था, ध्यान रहे। अब ये जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से झील है और उस किसी ने बताया कि ऐसी इस प्रकार से नटनी है और एक तार पर वो बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, तो लाखा ने एक तंज कस दिया कि ऐसा मेरे को सामने भी दिखाओ ना, तो वो कर सकती क्या। तो इस प्रकार से तार बांध दिया, दोनों तरफ झील है ये पिछोला झील, और पूरी जनता को चारों तरफ खड़ा कर दिया, पूरी जनता तमाशा देख रही थी। तो कहते हैं एक तरफ से गल की नटनी है वो चलना शुरू किया, सब चलता वो पहले शर्त हो गई थी। महाराणा लाखा ने कहा कि मैं आधा शासन दे दूंगा आपको अगर आप इस तार को पार कर गई तो वो आधा तक पार कर गई, जब तक कोई कुछ नहीं ध्यान दिया शासक ने। लेकिन जो ही आधे से अधिक पार कर गई तो महाराणा लाखा है वो उसको घबराहट होगी कि पता नहीं ये पार कर गई तो आधा शासन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसने पीछे से तार कटवा दिया खुद। किसने? महाराणा लाखा ने। और तार कटवाने के बाद में गल की नटनी है वो यहाँ तक पहुंची किनारे पर ही, यहाँ गिर गई वो, क्योंकि गिरकर वो खत्म हो गई, पानी में गिर गई, वो जानबूझ के उसके साथ धोखा हुआ। तो अब जनता ने देखा कि ये तार कैसे टूटा, तो जनता को ये सांत्वना देने के लिए कि मैंने नहीं कटवाया ये और ये तो अपने आप टूट गया है, इसके साथ धोखा नहीं हुआ है, कि किस्मत ही खराब है इसकी, मतलब कहें तो गल की नटनी की। तो उसके सम्मान में उसने क्या बनवा दिया? चबूतरा बनवा दिया, कि भाई जनता ये नहीं सोचे कि भाई इसको जानबूझ के कटवाया गया था, कि देखो मैंने तो चबूतरा बनवाया, राजा ने एक चबूतरा बनवाया पिछोला झील के किनारे, नटनी का चबूतरा। तो इस प्रकार से उस बात को दबा दिया गया। तो गल की नटनी का चबूतरा यही है। और इसी झील के बीच में, इस झील के बीच में एक जग मंदिर, जो सपनों में बना मंदिर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर। उसने सपनों में बना मंदिर कौन सा है? तो जग मंदिर है। एक जग निवास महल, जग निवास महल, ये दोनों हैं ये झील में, इसमें पिछोला झील के बीच में है। और यहाँ ये सबसे महंगे हैं। यहाँ तो जो कहें तो अभिनेता वगैरह जो अभिनेत्री हैं वो शादी करने के लिए या वो जश्न मनाने के लिए यहाँ आते हैं, बहुत सारे एरोप्लेन आते हैं यहाँ पर, विदेशी लोग आते हैं, पैसा बहा के जाते हैं बहुत। तो ये अपने बस की बात नहीं यहाँ तक जाना, ये महंगा, बहुत महंगा है। ध्यान रहे, जब जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया था तो शाहजहां ने यही शरण ली थी, इन्हीं महलों में, जग मंदिर और जग निवास। इस जग मंदिर को देख करके उसको सुझाव आया था, कभी उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुमताज महल, 1500 मुमताज महल है, उसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान होगा आपको, वो बात थी 1631 की। तो उस समय उसने अपनी पत्नी मुमताज की याद में और क्या बनवा दिया था? ताजमहल बनवाया था। तो पूछ ले, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। ताजमहल बनाने की प्रेरणा, ताजमहल बनाया किसने था? तो शाहजहां ने बनाया था। बनाने की प्रेरणा शाहजहां को कहाँ से मिली? तो इसका उत्तर होगा यही पिछोला झील के महलों से, अर्थात जग मंदिर या जग निवास महल से इसको प्रेरणा मिली। किस प्रकार से सुंदर महल भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। आप सबको धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें तो शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। और मेरा मकसद यही है कि भाई आपको एक एक दो टॉपिक कभी भी टाइम मिले वो मैं आपको देता रहूँ। थैंक यू।